आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर और आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। चलिए आपको बताते हैं कि क्या खास लेकर आए हैं आज शो में हम, जिससे आप हो सकें कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए पूरी तरह तैयार। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि बाजार में हमने जो आज गिरावट देखी उसकी क्या वजह रही, क्यों हमने देखा कि इतनी ज़्यादा गिरावट आई। शुरुआती ट्रेड अच्छा था लेकिन उसके बाद आखिरी कुछ मिनटों में बाजार में गिरावट आई। क्यों ऐसा हुआ, इस तेज़ी पर ब्रेक क्यों लगा, ये समझेंगे। कल काफ़ी अहम नतीजे आने वाले हैं। बजाज ऑटो के नतीजे आएंगे, निफ्टी की बड़ी कंपनी, तो समझेंगे कि किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है, ऑटो कंपनियों से क्या उम्मीद है, इस पर भी जानेंगे राय। और साथ ही कल के लिए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे इस शो में आगे। और चलिए शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की खबर से ही, जहां पर हमने देखा कि हफ्ते के दूसरे दिन एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली बाजार में। आज निफ्टी करीब 200 अंक गिरकर 18,100 के आसपास पहुंच गया है और इतनी गिरावट पहली बार जो है वो 20 दिसंबर के बाद पहली बार निफ्टी में इतनी गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स भी 550 अंक गिरकर 60,755 के आसपास पहुंच गया है। तो बैंक निफ्टी में हमने देखा कि जहां पर अच्छी सुबह ट्रेडिंग हो रही थी वहां पर भी आखिरी लम्हों में फ्लैटिश कारोबार हुआ और नेगेटिव टेरिटरी में जाकर वो भी बंद हुआ। क्या वजह रही सबके पीछे और कौन कौन से स्टॉक्स सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए बाजार की इस वॉलेटिलिटी से, ये सब बताने के लिए मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, बताइए। जी, बाजार की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई लेकिन 20 दिसंबर के बाद निफ्टी में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। धीरे धीरे दबाव बढ़ता गया और भारी गिरावट देखी गई और सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तरों से करीब 700 अंक की गिरावट देखी गई। वहीं निफ्टी की बात करें तो ऊपरी स्तरों से करीब 200 अंकों की गिरावट हुई और जैसा कि हमने बताया कि 20 दिसंबर के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट आज के दिन देखी गई है। ऑटो, IT, इंफ्रा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा दबाव था और वजह ये मानी जा रही थी कि यूएस फ्यूचर्स में तेज़ गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक फ्यूचर करीब 2% नीचे थे और डाउ फ्यूचर्स में भी गिरावट देखी गई। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से ये दबाव देखा गया और यूएस में जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो 3.4% से बढ़कर 1.83 के ऊपर पहुंच चुकी है, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर बात करें तो निफ्टी में सबसे ज़्यादा गिरावट थी टाटा कंज्यूमर, उसके बाद मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक और आयशर, ये सबसे ज़्यादा टूटे। सीमेंट स्टॉक्स में भी दबाव था आज। इंडिया सीमेंट्स, ACC, JK सीमेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर दबाव देखने को मिला। बैंकिंग शेयरों में भी कमजोरी थी। दिन भर अच्छी तेजी थी लेकिन फिर वहां पर मुनाफा वसूली आते हुए दिखाई दी और इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, यहाँ पर आज गिरावट का माहौल था। और रियल्टी शेयर भी दिन भर यहाँ पर दबाव देखने को मिला, जिसमें कि सनटेक, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबेरॉय रियल्टी, यहाँ पर भी आज दबाव के साथ कारोबार हो रहा था। बिल्कुल, तो वो रहा पूरे बाजार का हाल। हमने देखा कि काफ़ी हद तक दबाव देखने को मिला, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो या फिर कोई और, क्योंकि आज ऑलमोस्ट सारे सेक्टर जो हैं वो नेगेटिव टेरिटरी में ही जाके बंद हुए हैं। लेकिन ऐसे में अब क्या करना चाहिए? हमने इसी बाजार के कुछ एक्सपर्ट्स से बात की। क्रेडिट स्विस वेल्थ मैनेजमेंट के हेड ऑफ इंडिया इक्विटी रिसर्च जितेंद्र गोहिल को लगता है कि बाजार की जो अगली छमाही है वो अच्छी रहेगी, लेकिन उसके बाद शायद कुछ हम देखें कि बाजार पर दबाव रहे। लेकिन उसके अलावा हमने UTI AMC के CIO वेट्री सुब्रमण्यम से भी बात की और उनको लगता है कि वैल्यूएशंस यहां से कुछ बेहतर लेवल ही दिखाएंगे। आइए सुनते हैं क्या कहना है। जो अभी कंसर्न आ रही है मार्केट में, क्या फेड रेट हाइक करने वाला है और फेड रेट हाइक बहुत फास्टर हो सकता है कंपेयर टू जो मार्केट सोच रहा है। बट अगर हम देख लें तो मार्च में जो रेट हाइक है उसकी संभावना काफी हद तक ऑलरेडी प्राइस्ड हो चुकी है। सेकेंडली, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक्सेलरेट हो रही है और हमारा व्यू है क्या हमें थोड़ी सरप्राइज देखने मिलेंगे एक GDP की ग्रोथ को देकर। तो मेरे ख्याल से मार्केट वेल सपोर्टेड रहेगा। सो जब भी थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी आती है या मार्केट करेक्ट होता है, हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स उस उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे और हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा करेक्शन आ सकता है इन द फर्स्ट हाफ। हावेवर एज वी गो फॉरवर्ड एक सेकेंड हाफ की तरफ जाएं तो हमें लगता है कि मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो धीरे धीरे कैचअप होने की वजह से हमें ऐसा लगता है क्या सेकेंड हाफ थोड़ा वीक रहेगा मार्केट के लिए।
We've had a nice rally over the last 18-20 months. Valuations have moved up to fairly rich and expensive territory. The medium-term growth outlook for India, corporate earnings, all looking fairly robust and solid. But really, there's no scope now at an aggregate market level for valuations to expand. If anything, at some point, we've got to expect valuation normalization. So, one needs to have more modest expectations from the market at this point of time. That's really the message I would want to convey to investors. बिल्कुल, तो वैल्यूएशन कुछ महंगे दिखाई देते हैं वेट्री सुब्रमण्यम को। चलिए, हमारे दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशीष माहेश्वरी और भाविन मेहता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। समझना चाहेंगे अब कि अब बाजार में क्या करना चाहिए। भाविन, क्या आपने देखा अपने चार्ट्स में? आज हमने देखा कि शुरुआत तो ठीक हुई थी बाजार की, लेकिन उसके बाद आखिरी आधे एक घंटे में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट आई, नेगेटिव टेरिटरी में पहुंच गए बाजार। किस तरह रीड कर रहे हैं हम आज का जो ट्रेड था उसको आप? डेफिनेटली ये लेवल जो है 18,300 से लेके 18,600, तो वहाँ पे हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने मिलेगा आगे जाके भी। इतना आसान नहीं रहेगा ये लेवल क्रॉस करना, क्योंकि हम एशिया के मार्केट्स में एज एन इंडिया, आई मीन एशियन मार्केट्स के कंपैरिजन में हम काफ़ी शार्पली अपमूव ऑलरेडी हो चुका है। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली एडवाइजेबल है। इसके अलावा जिस हिसाब से आज सेकेंड हाफ में फॉल हुआ, तो हमने क्लियरली एक पैटर्न देखा कि फोर्स सेल था। आई मीन देयर वाज अ फोर्स बिहाइंड दोज पर्टिकुलर सेलर्स। स्पेसिफिकली फ्यूचर्स में 2x कॉन्ट्रैक्ट के साथ आज का ड्रॉप देखने को मिला है। सो हम अगर आप प्रीवियस डे की बात करें तो करीबन 5 करोड़ और कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेड हुए थे, और आज के दिन में करीबन 9 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है। सो दैट इम्प्लाइज कि आज का जो सेलिंग था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का जो हाई है, जब तक अभी वो नहीं निकाल रहा है मार्केट, तब तक प्रेशर रहेगा। नीचे में दो लेवल देखे जा सकते हैं, 17,800, 18,000, दोनों लेवल पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है। बट जिस हिसाब से आज सेलिंग प्रेशर था, हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बार हम लोग 18,000 के नीचे का कोई लेवल टेस्ट करेंगे। ओके, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है कि 18,000 के नीचे भी शायद जाता हुआ दिखाई दे। आशीष, आपने कैसे रीड किया आज बाजार? क्योंकि जैसा अभी भाविन भी कह रहे हैं कि जो ट्रेंड शुरू हुआ है उससे 18,000 का लेवल भी ब्रेक हो सकता है। हम देख रहे हैं कि ग्लोबली भी कोई जो संकेत है वो अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। यूएस फ्यूचर्स भी नीचे है, यूरोप भी नीचे बंद हुआ, और अब क्रूड के दाम जो है वो ऑलमोस्ट $88 के आसपास पहुँचते जा रहे हैं। ये सारे नेगेटिव्स अब आपको लगता है कि और प्रेशर क्रिएट करेंगे इंडियन मार्केट्स पर? जी, सबसे बड़ा तो जो एक फैक्टर है जो एक प्ले कर रहा है वो है यूएस की बॉन्ड डील्स, क्योंकि यदि वहां पे बॉन्ड डील्स दोबारा बढ़ती हैं तो जो पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट से थोड़ा निकलेगा। दूसरी बात है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात है वो बहुत राउंड द कॉर्नर इसलिए लगता है क्योंकि यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो अब 39 सालों के अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच गए हैं, क्योंकि सारे एसेट क्लास, चाहे वो रियल एस्टेट हो, कमोडिटी हो, स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, सभी ने इतना कैश सिस्टम में जनरेट किया, तो इन्फ्लेशन तो बिल्कुल रहने ही वाला है इस साल। तो मेरा मानना है जो यूएस मार्केट में हो रहा है, जो इतना वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, आपका भारतीय बाजार भी उसे अछूता नहीं रहेगा। यहाँ पे भी आपको काफी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ये पूरा साल मेरा मानना है वोलेटाइल साल रहेगा, क्योंकि जो इवेंट्स हैं वो आपको कुछ ना कुछ उस डायरेक्शन में होती रहेगी। पर इसलिए मेरा मानना है कि काफी स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है इस साल में, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे जहां कंपनियों के नतीजे अच्छे आने वाले हैं, जहां फंडामेंटल रोबस्ट है, वहां तो पैसा फिर भी बनेगा। तो मेरी काफी स्टॉक स्पेसिफिक रहने की सलाह है। मेरा मानना है थोड़े टाइमिंग के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से बचना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन लेना चाहिए। बिल्कुल, तो इंडेक्स में ट्रेड करने से बचने की सलाह है फिलहाल के लिए, और स्टॉक स्पेसिफिक रहिए तो आपको शायद ज़्यादा मुनाफा बनेगा। रिजल्ट्स की बात यहाँ पर आशीष ने की और उसी की चर्चा हम भी आगे करते हैं। बजाज फाइनेंस के Q3 के नंबर्स आए हैं और ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी उपासना जुड़ रही हैं पूरा एनालिसिस लेकर। उपासना, बताइए किस तरह के नंबर्स रहे बजाज फाइनेंस के? बजाज फाइनेंस ने स्ट्रॉन्ग Q3 FY22 के नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। आइए देखते हैं कि नंबर्स क्या कहते हैं।
नेट इंटरेस्ट इनकम में 40% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है वाई ऑन वाई बेसिस पे, और प्रोविजंस 20% से डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से, जिसकी वजह से पैट में भी काफी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। पैट में ऑलमोस्ट 85% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है वाई ऑन वाई बेसिस पे। अगर एसेट क्वालिटी की बात किए जाए तो एसेट क्वालिटी में भी काफी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। जीएनपीए 1.7 और एनएनपीए 0.7 के लेवल पे है। ये नोट कीजिए कि कंपनी ने भी Q2 में ये गाइडेंस दिया था कि कंपनी एम कर रही है कि जीएनपीए और एनएनपीए के ये लेवल्स 31 मार्च 2022 में एम कर रही है। इसके चलते हुए हम देख रहे हैं कि कंपनी काफी इनलाइन है अपने गाइडेंस के हिसाब से। न्यू लोन्स में भी काफी अच्छा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है और बोर्ड ने ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन बजाज हाउसिंग लिमिटेड में अप्रूव किया है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अभी प्री कोविड लेवल के लॉन्ग टर्म गाइडेंस से इन लाइन है। आशीष, आपको मौका लगा बजाज फाइनेंस के नंबर्स देखने का? एनपीएस काफी हद तक कम हुए हैं, मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कोई कॉल होगा स्टॉक पर आपका? बिल्कुल, इनफैक्ट बेस्ट एवर क्वार्टर आप मान सकते हैं बजाज फाइनेंस के लिए। और नेट एनपीए में जो रिडक्शन है उसके साथ में एयूएम में जो 20% ग्रोथ हुई है वो काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा जो उम्मीद कर रहे थे करीब 1800 करोड़ का मुनाफा, वो जो 1933 करोड़ रुपए का आया है, तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। ओनली थिंग जो स्टॉक है ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के पास में ट्रेड कर रहा है और इस अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशन में ऑलरेडी एक बड़ी रैली स्टॉक में नीचे लेवल से हो चुका है। तो मेरा मानना है थोड़ा सा नई बाइंग के लिए रुकना चाहिए और थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग और आने पर इस स्टॉक को करीब मेरा मानना है 7200 रुपए के आसपास के लेवल पे दोबारा से एक्यूमुलेट किया जा सकता है। नंबर्स ओवरऑल अच्छे हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन हो तो वहाँ पर एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। हमने देखा साल भर में काफ़ी अच्छा रिटर्न स्टॉक ने वैसे भी दे दिया है। भाविन, आपसे मैं जानना चाहता हूँ आज बैंक निफ्टी में ब्रॉडली क्या हुआ? हमने देखा कि दिन भर काफ़ी अच्छे से ट्रेड कर रहा था, इनफैक्ट लीड कर रहा था। आज सारे जो बड़े बैंक हैं, एक्सिस हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे थे और आखिरी समय में आके हमने देखा कि वो सारी जो बढ़त है वो गवा दी गई और अंत में फ्लैट टू नेगेटिव जाकर बैंक निफ्टी बंद हुआ। अब यहां पर क्या ट्रेड लेना चाहिए, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या फिर अगर बैंकिंग स्पेस में कोई आपकी पिक हो तो? करेक्ट। सो बैंक निफ्टी में करीबन 2 बजे के आसपास एक पुल बैक भी मिला था हमें और वहां से जो सेलिंग चालू हुआ करीबन 2:10 2:15 के आसपास से, तो वो काफी शार्प था और हमने 38,800 39,000 के लेवल से रिवर्सल मार के लोअर लेवल पे 38,100 का लेवल ऑलमोस्ट टच किया था। सो अगर पूरा सेटअप देखेंगे बैंक निफ्टी का तो लास्ट कपल ऑफ डेज में बैंकिंग के जो कंस्टिट्यूएंट है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट डेरिवेटिव साइड से हो रहा है इन अ सेंस दैट एचडीएफसी बैंक थर्सडे को अगर देखेंगे तो काफी एक अच्छा ओआई बिल्टअप हुआ था अर्निंग्स के पहले। उसके बाद हमने एक अच्छा सेल ऑफ भी दिखा था और फ्राइडे को थोड़ा फ्लैट होके वापस पोस्ट नंबर्स जो वीकेंड को आए थे, उसके बाद मंडे को भी एक हम लोग ने डाउन टिक देखा। सो आज रिवर्सल पे वहां पे वापस हायर लेवल पे एक सप्लाई था, वो क्लियरली दिख रहा है जिस हिसाब से आज का रिवर्सल था। सेकंड एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक पूरे बैंकिंग सेक्टर में अगर बात करें तो एक प्राइवेट बैंक में एक्सिस बैंक एक ही बैंक है जो कंसिस्टेंटली 200 डे एसएमए को टेस्ट करता है, उसके नीचे वापस चला जाता है। सो ये एक बैंक में काफी वीकनेस है। तो ओवरऑल लग रहा है कि ये बैंक आगे जाके अगर कल का लेवल ब्रेक करती है, उसके नीचे सस्टेन करती है, तो डेफिनेटली एक सेल सिग्नल यहाँ पे भी जनरेट होगा और मे बी 4-5% डाउन टिक हो सकता है। डेफिनेटली नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे बैंक्स के लिए, दोनों आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। बट अगर एक्सिस बैंक के नंबर्स वापस से उम्मीद से नीचे आते हैं तो एक बार वहां पे भी एक सेल सिग्नल बन सकता है। बाकी एसबीआई की बात करें तो एसबीआई का जो करंट लेवल है, आज का जो मूव था वो काफी डिसअपॉइंटिंग था। ऑफ कोर्स बैंक एज अ ब्रॉडर बास्केट पूरा डिसअपॉइंटिंग मूव था, जिस हिसाब से उन्होंने हमने देखा कि एक एनगल्फिंग कैंडल बन चुका है बैंकिंग पे। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसमें एसबीआई में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है और मुझे लग रहा है यहाँ पे शॉर्ट करके मुनाफा कमाया जा सकता है।
ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव व्यू ही फिलहाल है और शॉर्ट के मौके ढूंढे जा सकते हैं। और कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स होंगे वो भी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल फोकस करते हैं यहाँ पर रियल एस्टेट स्पेस पे, जहाँ पर प्रेस्टीज एस्टेट ने अपने Q3 के अपडेट पेश किए हैं और मजबूत आंकड़े पेश किए हैं। आज इस शेयर में हमने देखा कि अच्छी कंपनी ने पेश की है। शरद दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, बताइए। प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो है अपनी तीसरी तिमाही की बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल अपडेट लेके आए हैं और यहाँ पे कंपनी ने अपनी हाईएस्ट एवर कलेक्शंस और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स दोनों को रजिस्टर किया इस तिमाही पे। अगर आंकड़ों की बात करें तो सेल्स में लगभग 111% का उछाल देखने मिला है और लगभग 4268 करोड़ रुपीस पे आया है और कलेक्शंस में 70% का उछाल देखने मिला है साल दर साल बेसिस पे ऑलमोस्ट 2432 करोड़ रुपीस में। अगर फैक्टर्स की बात करें तो बहुत अच्छी शानदार रिस्पांस देखने मिली है आपके नए लॉन्चेस के लिए भी और एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री के लिए भी। और कंपनी ने कहा है कि जो डिमांड है स्ट्रांग लग रही है थ्रू आउट द जोग्राफीज। और याद रखिए कंपनी की जो मोस्ट ऑफ द अर्निंग्स आती है साउथ बेस्ड रहती है, बैंगलोर बेस्ड रहती है, चेन्नई बेस्ड रहती है। तो यहाँ पे जो है साउथ में भी जो रियल एस्टेट अपसाइकिल की डिमांड जो है अब स्टार्ट हो चुकी है। अगर आउटलुक की बात करें 2022 की तो कंपनी जो है रेवेन्यू एक्सपेंशन पे फोकस करेंगे और वो कैपिटलाइज करेंगे आपकी अपनी ब्रांड प्रीमियम पे जो कंपनी कमांड करती है। और इसके अलावा जो ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड कहते हैं, उस पे और मार्केट कंसोलिडेशन थीम पे, ये तीन जो फैक्टर्स रहेंगे इस पे कंपनी कंसोलिडेट करेगी आगे जाके। और पाइपलाइन का जो लॉन्च है वो लगभग 15 मिलियन स्क्वायर फुट, मतलब 1.5 करोड़ मिलियन स्क्वायर फुट का अभी भी बड़ा एक अच्छा लॉन्च पाइपलाइन है। तो ये स्टॉक भी रहेगा आज फोकस में आपके अलग अन्य रियल्टी स्टॉक्स के साथ। बिल्कुल, तो यहाँ पर प्रेस्टीज एस्टेट काफ़ी शानदार इन्होंने जो नंबर्स दिखाए हैं यहाँ पर Q3 अपडेट काफ़ी अच्छा रहा है। आशीष, आपको लगता है कि यहाँ पर जिस तरह की बातचीत चल रही है कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो हैं और आने वाला समय शायद रियल एस्टेट स्पेस के लिए अच्छा हो सकता है, प्रेस्टीज एस्टेट एक अच्छा प्ले हो सकता है इस पूरे स्पेस में? बिल्कुल, इनफैक्ट ऑलरेडी स्टॉक 52 वीक हाई पर ही ट्रेड कर रहा है, तो काफी स्ट्रॉन्ग रैली ऑलरेडी हमने प्रेस्टीज स्टेट में देखी है। और 9 महीनों में यदि आप नंबर्स पे नजर डालें तो 5,000 करोड़ का एक्चुअल कलेक्शन और 7,500 करोड़ के आसपास का जो उन्होंने टॉप लाइन किया है कमांडेबल, जबकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं देखने को मिल रहा था पिछले साल में। और 9 महीनों में कंपनी ने जो गजब की रिकवरी दिखाई है, तो मेरा मानना है यहाँ पे बिल्कुल एक थम्स अप है प्रेस्टीज एस्टेट्स के लिए। और कंपेयर टू सोभा अभी भी मेरा मानना है प्रेस्टीज के जो वैल्यूएशन है काफ़ी अट्रैक्टिव है। लास्ट 2 क्वार्टर के नतीजों पे भी यदि नज़र डालें तो 90-100 करोड़ का कंसिस्टेंट मुनाफा भी कंपनी ने अर्जित किया है लास्ट 2-3 क्वार्टर में। तो बिल्कुल मेरी भी यहाँ पर बाय करने की सलाह रहेगी और वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है पीयर सेट के कंपेरिजन में। बिल्कुल, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। और आज इस खराब बाजार में हमने देखा शुरुआत में करीब 5-5.5% ये स्टॉक ऊपर था, जब बाजार गिरने लगा ये स्टॉक गिरा, लेकिन फिर भी 2 से 2.5% की बढ़त के साथ ही ये जाकर बंद हुआ है। तो अच्छी तेज़ी स्टॉक पे हमने देखी। फोकस लेकिन एक बार फिर नतीजों पर करेंगे क्योंकि कल काफ़ी अहम नतीजे आने वाले हैं। ऑटो स्पेस अब यहाँ पर फोकस रहने वाला है, पहले IT स्पेस पर फोकस था। तो ऑटो स्पेस मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। सृष्टि, बजाज ऑटो एक बड़ी दिग्गज कंपनी, क्या उम्मीद करें कल आने वाले नतीजों से? टू व्हीलर सेगमेंट में दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो सबसे पहले अपने नतीजे पेश करेगी और इस बार कंपनी की जो आय है वहां पे हम मामूली सी 1% की साल दर साल बढ़त का अनुमान कर रहे हैं। क्योंकि कंपनी का अगर प्रोडक्ट मिक्स देखें तो इस बार जो उनकी ओवरऑल वॉल्यूम्स हैं बीती तिमाही में वहां पे 10% की हमें गिरावट देखने को मिली है। सबसे ज्यादा प्रेशर कंपनी की घरेलू टू व्हीलर सेगमेंट में देखने को मिला, जहां पे साल दर साल 20% की हमें गिरावट देखने को मिली। पर इसी के अलावा जो एक्सपोर्ट्स थे और साथ ही डोमेस्टिक 3 व्हीलर सेगमेंट है, दोनों ही सेगमेंट से सहारा मिलते हुए देखने को मिला। बट अगर कंपनी के रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन के चलते और नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज के चलते ये दोनों ही फैक्टर्स को अगर देखें तो ये कंपनी के अन्य नंबर्स को इम्पैक्ट करते हुए नजर आएंगे। इनके EBITDA में साल दर साल 26% की हम गिरावट का अनुमान कर रहे हैं। और सबसे अहम होगा कंपनी के मार्जिन्स देखना, क्योंकि ना ही सिर्फ साल दर साल बल्कि तिमाही दर तिमाही भी वहां पे हमें गिरावट की उम्मीद है। इस बार 14.3
3% कंपनी के मार्जिन रहने का हम अनुमान कर रहे हैं और आखिरी में कंपनी के मुनाफे में करीब 25% की गिरावट के साथ हमारा 1170 करोड़ कंपनी के आसपास कंपनी का मुनाफा रह सकता है, ऐसा अनुमान है। कंपनी ने काफ़ी प्राइस हाइक्स भी लिए हैं रॉ मटेरियल की इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट भी करते हुए आएंगे और रियलाइजेशंस में हम करीब 10 से 12% की साल दर साल बढ़त की हम उम्मीद कर रहे हैं। पर इन नंबर्स के अलावा कंपनी की कोई भी 2 व्हीलर या 3 व्हीलर सेगमेंट में ईवी को लेकर कोई भी कमेंट्री आती है तो उसको काफ़ी पॉजिटिवली लिया जाएगा और साथ ही एक्सपोर्ट्स और डिमांड पे कंपनी का क्या आउटलुक है ये भी देखना काफ़ी अहम होगा। तो फिर यहाँ पर उम्मीद ये है कि मुनाफा घटने वाला है और देखना होगा किस तरह कंपनी परफॉर्म करती है। कल जब नतीजे आएंगे तो ईटी नाउ स्वदेश पर सबसे पहले वो नतीजे और उनका एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। चलिए, कल की तैयारी में वक्त हो गया है ये जानने का कि हमारे मेहमान कौन से शेयर्स लेकर आए हैं आज आपके लिए। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। आशीष, आपसे शुरुआत करेंगे। आज का दिन तो हमने देखा कि ऊंचाई से गिरते हुए दिखाई दिए बाजार। अब कल इस बाजार में क्या ट्रेड करना चाहिए, कहां पर पोजीशन की सलाह देंगे आप? दो स्टॉक जो मिड कैप कैटेगरी के हैं और मेरा मानना है 3 महीनों में काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहला स्टॉक रहेगा सेंचुरी एनका। मेरा मानना है काफी अंडर वैल्यूड कंपनी है बिरला ग्रुप की और मार्केट लीडर है नायलॉन टायर कॉर्ड में और नायलॉन फिलामेंट यार्न में उसका सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है जहाँ पे 25% मार्केट शेयर है। और वो नायलॉन जो यार्न बनाते हैं उसका यूज आप देखेंगे तो जो इनर वेयर से लेकर स्पोर्ट्स वेयर और मल्टीपल उसके यूजेज हैं। बट जो अभी नया रूल्स आए हैं जहाँ पर आपको ज्यादा एयरबैग्स गाड़ी में लगाने पड़ेंगे, 6 से 8 एयरबैग भी आपको लगाने पड़ेंगे, तो वहां पर भी जो रॉ मटेरियल है वो सेंचुरी एनका ही बनाती है। मेरा मानना है कि करीब इस साल में ये कंपनी करीब 80 रुपए पर शेयर का ईपीएस करेगी, तो जहां पर स्टॉक सिर्फ अभी भी 7 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे डेट फ्री कंपनी आपको मिल रही है। बहुत रेयर है इस टाइप के स्टॉक के इस लेवल पे मिलना। तो मेरा मानना है बिल्कुल इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करिए और 700 रुपए का प्राइस टारगेट मेरा अगले 3 महीने के लिए रहेगा। ऐसे एक दूसरी कंपनी है गुडलक इंडिया लिमिटेड। इन्होंने आज काफी बेहतरीन नतीजे पेश किए। करस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 11 करोड़ का मुनाफा था, इस क्वार्टर में करीब 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और मेरा मानना है इस साल के एंड तक जो उनकी ऑर्डर बुक है उसको देखते हुए 75 से 80 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे, जो उनका पिछले साल सिर्फ 30 करोड़ का मुनाफा था। और इस क्वार्टर में उन्होंने अपना हाईएस्ट टर्नओवर, हाईएस्ट प्रॉफिट और हाईएस्ट एक्सपोर्ट और हाईएस्ट जो वॉल्यूम है उसको भी हैंडल किया हुआ है। तो करीब कंपनी 3-4 स्टील के स्पेशलाइज सेगमेंट में काम करती है, तो मार्जिन भी इनके काफी अच्छे हैं। तो इस स्टॉक को भी मेरा मानना है बिल्कुल एज अ वैल्यू पिक लिया जा सकता है और यहाँ पे भी मेरा मानना है कि स्टॉक करीब 500 रुपए तक के लेवल अगले 3 महीने में दिखा सकता है। ओके, तो दो शानदार मिड कैप स्टॉक यहाँ पर सेंचुरी एंका और गुडलक इंडिया, इन दोनों पर फोकस कर सकते हैं। अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद है। भाविन, आपके कौन से स्टॉक्स होंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए? जैसे हमने बात किया, आज बैंक निफ्टी में काफी शार्प डिक्लाइन हुआ था सेकेंड हाफ में और इस डिक्लाइन में पर्टिकुलरली अगेन एसबीआई कल के हाई पे ऑलमोस्ट डबल टॉप बना के इंट्राडे में रिवर्सल हुआ है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे एक 530 का स्टॉप लॉस रख के 475 480 रेंज तक टारगेट कर सकते हैं। स्टॉक ओवरऑल बढ़ चुका है 450 से लेके हमने एक बड़ा मूव देखा है 520 तक। सो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि स्टॉक रिवर्सल में एक अच्छा डाउनटिक मिल सकता है, रिट्रेस कर सकता है, जो करीबन 475 के आसपास बन रहा है। सो फर्स्ट पिक विल बी सेलिंग एसबीआई फ्यूचर्स। सेकंड वन रिलायंस। हम लोग ने लास्ट कपल ऑफ डेज से हम देख रहे हैं कि स्टॉक हायर लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा है। 2550 2560 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है। सो मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बन सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है 2550 विच इज जस्ट 1% अवे फ्रॉम करंट लेवल। तो इसका एक स्टॉप लॉस रख के 2400 के लिए प्ले कर सकते हैं। मार्केट में अगर वीकनेस रहेगा तो डेफिनेटली स्टॉक आपको वापस 2050 EMA पे तो इजीली मिल सकता है। सो रिलायंस पे भी सेल की सलाह रहेगी। बिल्कुल।
चलिए, तो अगर इस बाजार में जहां हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दे रही है, आप सेल साइड पे जाना चाहते हैं, तो एसबीआई और रिलायंस ये दो दिग्गज हैं जो भाविन सलाह दे रहे हैं कि आप सेल करके पैसा बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष और भाविन आज इस शो में शामिल होकर हमसे चर्चा करने के लिए और अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी देने के लिए। कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत।